साल 2022 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और नया साल हमारा इंतजार कर रहा है। बाजार के लिए ये साल खट्टी मीठी यादों से भरा रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स ने सिंगल डिजिट में रिटर्न दिए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी ने 20% से ज़्यादा की शानदार कमाई कराई है और उसमें भी सरकारी बैंकों में 80% से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ है। ये तो बात पिछले साल की रही है, लेकिन सवाल ये है कि साल 2023 भारतीय बाज़ारों के लिए कैसा रह सकता है। और ये समझाने के लिए क्रेडिट स्विस इंडिया के एमडी और इंडिया इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट नीलकंठ मिश्रा से बेहतर कोई और शख्स नहीं हो सकता है। नीलकंठ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलकंठ जी प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी है उसमें भी एक मेंबर हैं। और एक नीलकंठ जी के बारे में मैं एक बात बता दूं, जो कुछ जीनियस आईक्यू लोग हैं उनमें इनका नाम शामिल है, क्योंकि जो आईआईटी का जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें टॉप 10 में इनकी रैंक थी। तो नीलकंठ जी, सबसे पहले तो शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। शुक्रिया। और वो जी, मैंने वो आनंद आपको वो कुछ यादें याद कराई होंगी कि वो आईआईटी में जो रैगिंग होती थी, वो हवा कह के जो बोला करते थे आईआईटी के स्टूडेंट्स को, वो दिन शायद आपको याद उसकी आया याद आ गई मुझे। होगा। उसकी याद आ गई मुझे। सो थैंक यू फॉर योर वार्म इंट्रोडक्शन। चलिए, तो नीलकंठ जी बताइए फिर 2023 को आप कैसे देख रहे हैं। 2022 में तो इंडियन मार्केट ने ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। बड़े बाज़ारों में एक जो टॉप कुछ बाज़ार है उनमें हमारा नाम शामिल है, और उस समय जब यूएस मार्केट में इतनी बड़ी डिक्लाइन आई, अब कैसा लग रहा है आपको? वैल्यूएशन के हिसाब से हम कैसे लग रहे हैं, ग्रोथ के हिसाब से हम कैसे लग रहे हैं? कुछ कंसर्न्स हैं क्या जब हम 2023 में जा रहे हैं तो? देखिए, इसको मार्केट परफॉर्मेंस को अगर हम 3 भागों में बांट दें, एक है 12 मंथ फॉरवर्ड अर्निंग्स की, मतलब आज अगर 12 मंथ फॉरवर्ड अर्निंग्स 100 है तो दिसंबर 23 में कितना होगा, राइट? सो दैट इज द एक वो भाग। दूसरा हुआ ग्लोबल पी का क्या होता है, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल जो है वो यहाँ से बढ़ेगा या गिरेगा। और तीसरा है कि इंडिया का प्रीमियम यहाँ से बढ़ेगा या ना। पिछले 12 महीने में इंडिया की परफॉर्मेंस मतलब पूरी तरह से डिलीवर हुई है प्रीमियम एक्सपेंशन से, कि इंडिया का पी प्रीमियम वर्ल्ड के लिए बढ़ गया, और जो फॉरवर्ड अर्निंग्स थी वो ग्रो की। ग्लोबल पी जो है वो गिरता रहा। मेरे हिसाब से अगले 12 महीने में ग्लोबल पी मल्टीपल यहाँ से बहुत इंप्रूव नहीं होगा। हो सकता है यहाँ से और गिर ही जाए। इसके बहुत सिंपल रीजंस हैं। पहला ये कि जो जो रिस्क फ्री रेट है, यानी जो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, जब आप ग्लोबल पी को देखते हैं उसका मतलब रिवर्स ऑफ पी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के दो भाग, एक रिस्क फ्री रेट जो यूएस 10 ईयर यील्ड है, और एक उसको कहते हैं हम इक्विटी रिस्क प्रीमियम, की जो इन्वेस्टर है इक्विटीज में वो रिस्क फ्री रेट से ऊपर डिमांड करेगा। अगर आपको रिस्क फ्री रेट जितना ही मिल रहा है तो फिर क्यों खरीदना इक्विटीज? तो वो प्रीमियम क्या है, और वो प्रीमियम भी अभी बहुत लो है, उसको वो बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ में रिस्क आएंगे, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में रिस्क आएंगे, और इनके कारण ग्लोबल पी जो है यहाँ से बहुत नहीं बढ़ सकता। हमारा जो पी प्रीमियम है वो इस लेवल पे पहुंच चुका है कि यहाँ से ज्यादा वो मतलब हिस्ट्री में 3-4% ऑफ द टाइम ही रहा है। नाउ कुछ लोग कहते हैं कि ये और एक्सपैंड कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी असंभव तो नहीं है, लेकिन हम मार्केट्स में प्रोबेबिलिटी पे बेट करते हैं, और कोई चीज जो हिस्ट्री में बहुत कम हुई है उस पे बेट करना एक बहुत प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं। तो फिर हम घूम फिर के आ जाते हैं कि हमारी 12 मंथ अर्निंग्स कितनी बढ़ेंगी। तो अभी के हिसाब से वो 15% है, यानी कि दिसंबर 23 में अगर FY24 और FY25 के फोरकास्ट हम अभी वाले ले लें तो वो 25% और 15% ग्रोथ पे है। वो थोड़ा कट्स होंगे उसमें, हो सकता है कि वो 12 से 13, 12-14% हो जाए, बट ये इफेक्टिवली मार्केट का सीलिंग रिटर्न है। तो जो टाइम करेक्शन हम देखते आए हैं सितंबर 21 से लेके अभी तक, वो हो सकता है अभी 9-12 महीने और चले। ठीक है। तो ये जो पी प्रीमियम का जो एक्सपेंशन है इंडिया में, जो इतना ज़बरदस्त अब एक पी मल्टीपल प्रीमियम जो है यहाँ पर नीलकंठ जी, इसकी वजह से क्या एक मार्केट में बबल फॉर्मेशन का भी रिस्क लग रहा है आपको? अगर अर्निंग्स उस हिसाब से ग्रो नहीं की 2023 में, तो कभी ना कभी जाके एक मीन रिवर्जन होने के भी चांसेस होंगे यहाँ पर? एकदम। सो उसका मतलब वो रिस्क तो हमेशा से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने सेल्स कॉलीग्स को यही बोलता हूँ कि अगर हर मेजर ग्लोबल अखबार, अगर हर मेजर ग्लोबल
कंपनी इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रही है, तो मार्केट में नया इन्वेस्टर कौन है जो आके इंडिया की पी को और बढ़ाएगा या इंडिया के पी प्रीमियम को और बढ़ाएगा? तो मतलब आप देख लें, कोई भी अखबार ले लें, ग्लोबल अखबार, मैगजीन जो ले लें, हर जगह पे भारत 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 की चर्चा होगी, और एकदम सही रीजन से हो रही है। मैं तो मतलब दो साल पहले से ये बोल रहा हूँ कि भाई इंडिया पोस्ट कोविड हमारी रिकवरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी होगी, बट मार्केट के लिए हमें ये जरूरत होगी कि कोई नया आदमी आए जो बहुत एक्साइटेड हो, कोई नया इन्वेस्टर आए जो बहुत एक्साइटेड हो। तो हर कोई तो जान ही रहा है, और इसीलिए सितंबर 21 में जब हमने कहा कि भाई हमारा प्राइस टू अर्निंग्स हमारे हिस्ट्री के कंपैरिजन में 2.5-3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर है, क्योंकि मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी शायद 0.2-0.5% होती है, तो यहाँ से पी मल्टीपल तो करेक्ट ही करेगा, तो अर्निंग्स ग्रोथ होती रहेगी क्योंकि इकोनॉमी अच्छा करेगी। तो मुझे लगता है कि ये चलता रहेगा। बहुत स्टीप करेक्शन का रिस्क जो है थोड़ा कम है, दो, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज जो हैं वो उनमें बहुत स्ट्रक्चरल एलिमेंट आ गया है। जैसे आप ईपीएफओ के फ्लोज लें या इंश्योरेंस के फ्लोज लें, क्योंकि इंश्योरेंस अभी जैसे आपने देखा होगा पिछले महीने 20% रिटर्न हुआ, मतलब 20% ग्रोथ हुआ प्रीमियम्स में। तो इंश्योरेंस का एयूएम बढ़ता रहेगा, उसमें से $8-10 बिलियन हो सकता है हर साल इक्विटी में आते रहें। ईपीएफओ का 7-8 बिलियन इक्विटी में आ सकता है। एसआईपीज जो इक्विटीज के हैं, आप लोगों ने भी काफी बात की है, और जग जाहिर है कि $18-20 बिलियन आ रहा है, वो हो सकता है गिर के 14-15 हो जाए, बट उसके भी आसार कम ही है। तो इसलिए बहुत जोरदार गिरावट जो है वो शायद ना आए। अगर दुनिया के मार्केट में एक्सीडेंट होता है कि कहीं पे रियल एस्टेट मार्केट में हायर रेट्स के कारण कोई प्रॉब्लम आ गई, हमें याद रखना होगा कि 2023 में क्यूटी का असर दिखना शुरू होगा, जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रही है फेड के द्वारा या ईसीबी के द्वारा, उसका असर दिखना शुरू होगा। जो इंटरेस्ट रेट्स में टीजर रेट देके ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, बहुत जगहों पे लोगों ने रियल एस्टेट के मॉर्गेजेस लिए हैं, और उनका रीसेट जो है वो 2.5-3-3.5% ज्यादा होने वाला है जब वो लोन्स रीसेट होंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। उस वजह से अगर ग्लोबल मार्केट्स में, तो तब आई थिंक मार्केट जोर से गिरेगा, बट अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ये है कि टाइम करेक्शन होता रहे। नहीं तो ठीक है टाइम इसमें, लेकिन फिर नीलकंठ जी एक चीज़ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तो इस साल रिकॉर्ड एफआईआई सेलिंग हुई, लेकिन पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई। तो क्या ये मान लें कि भले ही मार्केट जितना मर्जी एक्सपेंसिव हो, क्योंकि अब एक फ्रेश इक्विटी कल्ट है और अभी भी वो बढ़ ही रहा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आएगी लेकिन मार्केट में, इवन अगर क्यूटी भी हुआ तो भी? एकदम। तो क्यूटी का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि क्यूटी के कारण अगर दुनिया के इकोनॉमी में कहीं क्राइसिस आ जाती है, राइट, जैसे किसी ने मुझे बताया कि पूरे अफ्रीका में अगले 6 महीने, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 2023, डॉलर बॉन्ड इशुएंस के प्लान्स हैं 0। मतलब कोई भी, क्योंकि इतना रिस्क एपेटाइट ही नहीं है कि उस रेट्स पे कोई लोन उठाना चाहे। तो मेरे हिसाब से वो रिस्क की, मतलब उसके कारण कहीं पे जैसे आप अभी ये देख लें कि हमने आज ही लिखा कि यूएस में इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ क्योंकि गुड्स इन्फ्लेशन वहां पे गिर रहा है, जो अच्छी बात है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे, बट ये याद रखें कि गुड्स इन्फ्लेशन डिक्लाइन होने का मतलब है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट प्राइसेस ऑफ गुड्स आर फॉलिंग, और जो एक्सपोर्टर हैं जो एशिया में बैठे हैं, बहुत हद तक बाहर में कुछ बहुत सारे तो भारत में भी बैठे हैं, उनकी प्राइसिंग पे असर पड़ रहा है। मतलब जहां पे भी हैं, हो सकता है कि पिछले 2-3 साल की प्राइस ग्रोथ जो है वो एक्सेसिव थी, लेकिन अब वहां से तो गिर ही रही है। तो अभी गुड्स डिमांड गिरा, अभी गुड्स का वॉल्यूम गिरा था, अभी प्राइसेस गिरने शुरू हो गई, तो उससे नुकसान तो होगा ना। और कुछ कुछ कंपनीज होंगी जिन्होंने लोन लेके एक्सपेंशन किया होगा, उनकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह के एक्सीडेंट से मुझे चिंता है। मैं मार्केट डाउनसाइड का वो क्यूटी वगैरह से डायरेक्ट लिंकेज नहीं करना चाहता, वो शायद होगा भी नहीं। एक याद रखें कि जब ये प्लम्बिंग रिलेटेड चीजें आती हैं, जैसे ईपीएफओ है, ईपीएफओ को बता दिया भाई जितना आ रहा है उसका 15% जो है तुम इक्विटी में डालो। इंश्योरेंस का है कि भाई X% वो IRDA के नॉर्म के हिसाब से उनको डालना ही है। तो जब मार्केट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जैसे सितंबर लास्ट ईयर, तो इंश्योरेंस कंपनीज ने आके बेचा,
जब मार्केट थोड़ा ज्यादा ठंडा हो जाता है, जो इस साल के सितंबर में हुआ, उन्होंने खरीद लिया। तो वो मीन रिवर्जन करते रहते हैं। और तीसरा जो मुझे लगता है इसका हमें ध्यान रखना होगा कि जो जो डिस्क्रिशनरी एलिमेंट है, जो आप देखें म्यूचुअल फंड्स में 52% मतलब 52% ओनरशिप जो है वो नॉन एसआईपी रिटेल की है, राइट। आप ईपीएफओ निकाल दें, आप कॉर्पोरेट्स निकाल दें, आप एसआईपी निकाल दें, 52% जो है वो नॉन एसआईपी रिटेल की है। अब उनके पास अलग ऑप्शंस हैं। आप अगर इक्विटी रिस्क प्रीमियम करें इंडिया जीसेक यील्ड पे, तो हमारा ईआरपी अभी नेगेटिव है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे हैं, जो इंडियन इन्वेस्टर के लिए रिस्क फ्री है, उससे भी कम रिटर्न्स आपको अभी इक्विटीज में मिलने वाले हैं। तो जिसके पास डिस्क्रिशन है वो तो जाके बॉन्ड खरीदेगा। हो सकता है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे, क्योंकि रियल एस्टेट प्राइसेस भी अब रिबाउंड कर रहे हैं। तो उससे थोड़ा डिसिप्लिन आता रहेगा। बट मेरे हिसाब से बहुत जोरदार गिरावट, क्योंकि अगर आप $35-40 बिलियन इंश्योरेंस, ईपीएफओ और एसआईपी के थ्रू ला रहे हैं, तो मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आने के आसार थोड़े कम ही है। अच्छा, मैं एक आपका सेक्टोरल व्यू पढ़ रहा था, उसमें आपने लिखा है फाइनेंशियल्स आर टॉप पिक, लेकिन उसमें पीएसयूज प्रिफर्ड हैं और आईटी में मार्जिन्स रिस्क प्राइस्ड इन है, लेकिन टॉप लाइन कट अभी भी प्राइस्ड इन नहीं है और मॉडल पोर्टफोलियो में स्टे ओवरवेट फाइनेंशियल्स, अंडरवेट आईटी। ये तो 2022 में एग्जैक्टली प्ले आउट हो चुकी है। आपको लग रहा है 2023 में भी ये थीम कंटिन्यू करेगी? हाँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कुछ 31 दिसंबर को सडनली कुछ बहुत मेजर हो जाता है। बिल्कुल। हाँ। वो धरती जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, एक पॉइंट पे थोड़ा कुछ बदल जाएगा। बट मेरे हिसाब से ये चलेगा। क्योंकि सी आईटी में ये एक बहुत बड़ा इशू है। सी आईटी सेक्टर इतना अट्रैक्टिव है कि आप देखें उसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, उसका कैश पे आउट रेशियो बढ़ रहा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत स्टेडी ग्रोथ है। मतलब वो अगर 10% पे ग्रो नहीं करेंगे तो 7% पे ग्रो करेंगे, बट ऐसा नहीं कि -10 हो जाएगा। तो ये सब चीजें काफी अच्छी हैं आईटी के लिए। बट हमें ये याद रखना है कि जब हमारे आईटी एनालिस्ट ने भी बहुत ही उम्दा नोट लिखा कि उसने ये दिखाया कि देखो, जब यूएस में ग्रोथ स्लो डाउन होता है तो हो सकता है अर्निंग्स डाउनग्रेड 3% ही हो, लेकिन पी मल्टीपल बहुत गिर जाता है। क्योंकि फिर ये सवाल उठने शुरू होंगे कि अरे अब इनको देखना प्राइसिंग प्रेशर आएगा, अरे देखो इनका वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आएगा। जैसे आप ये देखें कि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग वालों ने अपना इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है जो यूएस के, तो लोग जो इनके इन्वेस्टर हैं, जो जो इनके कस्टमर्स हैं आईटी सर्विसेज के, वो अपना डिजिटल इकोनॉमी और ये सब में क्यों इन्वेस्ट करते रहेंगे जब वो पेस ऑफ ग्रोथ, जैसे ई कॉमर्स का शेयर अब घूम फिर के वापस प्री कोविड लेवल पे आ गया है, उससे नीचे चला गया, तो फिर लोग क्यों उसमें एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। जब मार्केट्स इनको उठाने लगेंगे, जब मैनेजमेंट कमेंट करने लगेगी कि नहीं उस ग्रुप में हमारा वीकनेस आए, तब पी मल्टीपल्स काफी करेक्ट हो चुके होंगे और तब हम इनको कंस्ट्रक्टिवली देख सकते हैं। फाइनेंशियल्स में ऐसा है कि उनका पी मल्टीपल काफी लो है। एक स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो होता है डिसाइड करने का कि भाई किस सेक्टर में ओवरवेट होना है, किस सेक्टर में अंडरवेट होना है, एक बहुत सिंपल हम ये देखते हैं, उसको हम जेड स्कोर कहते हैं। जैसे कितने स्टैंडर्ड डिविएशन अबव 10 ईयर मूविंग एवरेज, 10 साल का पी अगर 20 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है, तो अगर कोई 16 पे ट्रेड कर रहा है तो वो अट्रैक्टिव होगा, राइट। तो वो फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग है। उसके बाद हम ओवरले करते हैं कि इसमें अर्निंग्स कट का क्या सीन है। हो सकता है कि पी मल्टीपल इसलिए नीचे है कि वो उसकी अर्निंग्स कटने वाली है। तो फाइनेंशियल्स में पी मल्टीपल लो है, ग्रोथ एक्सपेक्टेशन अच्छी है और रिस्क ऑफ डाउनग्रेड टू अर्निंग्स भी काफी कम। तो इन सब के कारण मुझे लगता है कि ये, और फाइनेंशियल्स में जैसे आपको भी पता है कि वो एक वर्चुअल स्पाइरल बनने लगता है कि अगर वो 17-18% आरओई बनाने लगे तो उनके पास री इन्वेस्टेड कैपिटल आने लगता है। उसके बाद उनका प्राइस टू बुक बढ़ जाता है, उनको कैपिटल रेज भी करना होगा तो वो मनी टाइम्स बुक पे करेंगे। तो ये सब चीजों के कारण मेरे ख्याल से फाइनेंशियल्स में अभी भी काफी दम है। आपको याद होगा पिछले फर्स्ट हाफ तो फाइनेंशियल गिर ही रहे थे, जब फॉरेनर्स बेच रहे थे, वो केवल वो फाइनेंशियल ही ज्यादातर होल्ड करते हैं, तो वो आके जब इंडिया बेच रहे थे, फाइनेंशियल बेच रहे थे, तो पी मल्टीपल्स काफी गिरे हुए थे। मेरी तो इन्वेस्टर से बात होती थी तो कहते कितने दिन तक बेशर्मों की तरह फाइनेंशियल पुश करते रहोगे, वो स्टॉक चलते ही नहीं है। बट फंडामेंटल्स जब तक इंटैक्ट हैं तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को, और पी मल्टीपल्स एक्सेसिव नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो फिर भी एक अट्रैक्टिव सेक्टर।
अच्छा, अब वो फ़ोन करके नहीं बोल रहे कि अब और कितना पुश करोगे? अब इतनी बड़ी रैली तो ऑलरेडी आ चुकी है। ख़ास तौर से पीएसयू बैंकों में, नीलकंठ जी, इतनी बड़ी रैली पीएसयू बैंकों में। मैं देख रहा था पीएसयू बैंक इंडेक्स, इंडेक्स पिछले 1 महीने में करीब-करीब 20% भाग गया। साल में तो करीब-करीब 80% भाग गया। लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि पीएसयूज़ में जगह है? जी हाँ, मुझे लगता है कि वो अभी भी है, बट पीएसयूज़ में हम थोड़े सेलेक्टिव हैं। सी हम भी पीएसयूज़ पे ओवरवेट रहे हैं, मतलब करीब 1 सवा साल से। पहले 6 महीना काफ़ी कष्ट हुआ, उसके बाद रिटर्न्स अच्छे आए। लेकिन मेरे हिसाब से उसमें भी हम टॉप 3-4 जहाँ पे एटलीस्ट या तो अभी ही ऑलरेडी आरओए, आरओई अच्छे हो गए हैं, आरओई जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर है, मतलब एटलीस्ट डबल डिजिट के आसपास है, या हो जाएगी। तो उन्हीं बैंक्स पे हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हर पीएसयू बैंक में जहाँ पे भी कि बेस्ट केस में भी आरओई जो है वो 8-9% भी नहीं होती है, वो मतलब इफेक्टिवली आप वेल्थ उसमें अक्रीट मतलब अक्रू नहीं कर रहे हो आप। अ, एक 6 महीने 1 साल बाद आके आपको फंड रेजिंग की जरूरत पड़ेगी, आपका डाइल्यूशन होगा। वो डाइल्यूशन में अगर आपने मोर देन वन टाइम बुक पे नहीं किया तो और डाइल्यूशन होगा। मैं तो बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं, और अभी तो मोमेंटम है तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट मेरे हिसाब से पीएसयू बैंक्स में भी जो टॉप 3-4 हमें लगते हैं जो अच्छे हैं, उन पे हम ओवरवेट हैं, और अभी भी रहेंगे, क्योंकि जो जो थोड़े पुअर क्वालिटी पीएसयू बैंक्स हैं उनमें काफ़ी जो प्राइस टू बुक प्रीमियम है वो काफ़ी कम हो गया है। जो मतलब 0.4, 0.3, 0.4 थे वो 0.7, 0.7 पे आ गए हैं। जो अच्छे वाले हैं वो 0.7 के 0.9 हुए हैं, तो अब गैप नैरो हो गया है। तो मेरे ख्याल से वो अच्छे वालों को ही, मैं नाम नहीं ले सकता, बट वो उन्हीं बैंक्स को हम प्रेफ़र करेंगे पीएसयू बैंक्स में भी, और मेरे हिसाब से यहाँ से भी अपसाइड है। तो अभी हम इस लेवल पे पहुँच रहे हैं जहाँ लायबिलिटी फ्रैंचाइज़ बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको अगर लेंड करना है तो पैसे कहाँ से आएँगे? इन सब बैंक्स के पास एक्सेस एसएलआर है, और जब वो बॉन्ड से निकल के लोन्स में आएँगे तो 1 सवा 1.5% उनका यील्ड इम्प्रूव हो सकता है। रिस्क ऑफ क्रेडिट क्वालिटी प्रॉब्लम्स वो अभी कम से कम 9 से 12 महीने तो नहीं दिख रहा। उसके बाद हो सकता है आ जाए। बट एक बड़ा बदलाव हुआ है कि 6 महीने पहले भी कोई बोलता है कि नहीं पीएसयू बैंक्स ग्रो करेंगे, तो लोग उसको बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो जो जो दूध का छला जला छाछ को भी फूँक-फूँक कर पीता है, तो वो जो 2017-18 के बाद से जो उनका बिहेवियर था कि वो ग्रो ही नहीं करना चाहते। तो उस पे क्वेश्चन मार्क्स थे, बट अब जब एविडेंस आ गया है ग्रो करेंगे, तो एक रीसेट जो प्राइस टू बुक का होना है, वो अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो वो अभी भी चलेगा। अब वो जो हमारा प्राइस टारगेट है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, वो अगर 6 महीने में ही मीट हो जाए, तो हो सकता है कि उसके बाद हम डाउनग्रेड भी करते हैं, बट अभी तो अपसाइड दिखता है। एक्चुअली नीलकंठ जी ने बोला कि वो स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे। हालांकि जो क्रेडिट स्विस के टॉप पिक्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो बड़े पीएसयू बैंक्स तो अब 2 ही बचे हैं, एसबीआई और बीओबी। उसके अलावा जो क्रेडिट स्विस के टॉप पिक्स हैं उनमें आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, अल्ट्राटेक और इंडसइंड बैंक भी शामिल हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था आपके इसमें, स्टेपल्स ओवर डिस्क्रिशनरी, लो इनकम रिवाइवल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये शायद ज़रूरी भी है होना, एक लो इनकम का रिवाइवल। नीलकंठ जी, कंट्री के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये मतलब ये कॉल आपने किस बेसिस पर ली है, स्टेपल्स ओवर डिस्क्रिशनरी? देखिए, ये एक यूएस की इकोनॉमी में इसका डेटा मिलता है, तो मैं उसका पैरेलल लूँगा और उसको हमारी इकोनॉमी पे भी अप्लाई करूँगा। सो जो कोविड लॉकडाउन्स के समय जब सेविंग्स बढ़ी, राइट? हमारे यहाँ भी सेविंग्स बढ़ी थी, बट हमारे यहाँ वो ग्रैनुलैरिटी नहीं है कि टॉप क्वार्टाइल का कितना बढ़ा, बॉटम क्वार्टाइल का कितना बढ़ा, वगैरह-वगैरह। सो यूएस में उन्होंने ट्रैक किया है, तो $1.5 ट्रिलियन से जो टॉप क्वार्टाइल की सेविंग्स बढ़ी, वो इसलिए बढ़ी कि उसको कहा उन्होंने फोरगॉन कंजम्पशन, कि वो जो सर्विसेज या कुछ कंज्यूम करते वो नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन में थे। अब ये 1.5 ट्रिलियन जो है, ये इफेक्टिवली वाज द इनकम फॉर द बॉटम हाफ, राइट? सो वो इनकी अर्निंग नहीं हुई, इनका कंजम्पशन नहीं हुआ। यूएस में क्योंकि उन्होंने काफी फिस्कल पैसे बांटे, तो इसलिए बॉटम हाफ का कंजम्पशन पे असर ज्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो लॉस ऑफ इनकम था उसको कॉम्पेंसेट कर दिया फिस्कल ट्रांसफर्स ने। अब कुछ एक्सेसिव हुआ, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं, बट पॉइंट इज कि उन्होंने पैसे दिए और खर्चा हुआ। हमारे यहाँ पे भी वही हुआ, राइट? क्योंकि आप जब लॉकडाउन करते हो
तो लोग रेस्टोरेंट नहीं जाते, लोग ट्रैवल नहीं करते, लोग फ्लाइट नहीं लेते, ट्रेन नहीं लेते। तो बहुत सारी ऐसी समस्याओं को के कारण यहाँ पे भी इनकम, यहाँ सेविंग्स बढ़ी, यहाँ पे इनकम गया। अब जब खुल गया है सब कुछ, तो अब ये खर्च कर रहे हैं, रिवेंज स्पेंडिंग हो रही है, ट्रैवल टूरिज्म में हो रही है, लोग बाहर खा रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, एजुकेशन के अब सब कुछ खुल गए हैं, ट्यूशन क्लासेस शुरू हो गए हैं। आप होटल्स में जाएं, आपको बहुत यंग न्यू हायर्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो जब ये होता है, तो जो 12 से 15,000 या maybe 8 से 15,000 रुपए मासिक जो जो तनख्वाह वाली इनकम ग्रुप्स हैं, उनमें अब ग्रोथ आ रही है। और जब राज्य सरकारें जब केपेक्स करना शुरू करती हैं, तो उनके कारण भी वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो कंस्ट्रक्शन जॉब्स बढ़ते हैं। तो ये एक नेचुरल डेवलपमेंट का, मतलब वो साइकिल से रिकवरी का प्रोसेस है, और मेरे हिसाब से अब ये हो रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे कि अपर इनकम में कंजम्पशन रुक जाएगा, बिकॉज हो सकता है थोड़ा मॉडरेट हो, बट वो चलेगा। बट इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट जो है वो स्टेपल्स में डिस्क्रिशनरी से ज्यादा अच्छा होगा। जो कंपनीज आज तक कह रही हैं कि, और दिखता भी है डेटा में, कि जो 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 सेगमेंट्स लो इनकम पे फोकस्ड हैं, उनमें वीकनेस, मतलब उतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना कि अपर इनकम कंजम्पशन वीकनेस है। बट ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स हमारे हिसाब से इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट जो है वो लो इनकम में ज्यादा अच्छे होंगे वर्सेस अपर इनकम। तो इसलिए हम स्टेपल्स वर्सेस डिस्क्रिशनरी पसंद करते हैं। चलिए ठीक है, तो एक जाने से पहले एक 2023 के लिए नीलकंठ जी थोड़ा अगर ब्रीफ में आंसर कर सकें इस सवाल को, सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा अपार्ट फ्रॉम ये जो ओवर वैल्यूएशन का एक खतरा है, उसके अलावा इंडियन मार्केट के लिए बात कर रहा हूं मैं, 2023 में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होगा? 2023 का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो मेरे हिसाब से है कोई ग्लोबल एक्शन, कि अगर क्योंकि आपको हमें याद रखना होगा कि वही जो मैंने पहले कहा कि क्यूटी हो रहा है, मनी मल्टीप्लायर कम हो रहा है, यानी कि डॉलर क्रेडिट क्रिएशन कम हो रहा है, और इस कारण से डॉलर शॉर्टेज इन द रियल वर्ल्ड मार्केट्स में DXY करेक्ट हो गया, और बॉन्ड यील्ड्स 4.25 के 3.5 हो गए 10 ईयर US में। बट जो एक्चुअल शॉर्टेज है बोरोवर्स के लिए, वो अगर टाइटन होता रहा, तो उसका एक एक्सीडेंट हो सकता है। दैट मेरे हिसाब से इज द बिगेस्ट रिस्क फॉर द मार्केट। बियॉन्ड दैट थिंग्स आर मैनेजेबल। चलिए ठीक है, शुक्रिया नीलकंठ जी, और यही उम्मीद करेंगे कि एक्सीडेंट ना हो और स्मूथ रहे, लेकिन हाँ रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखना हमेशा ज़रूरी होता है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और अब आपसे 2023 में मुलाकात होगी, तो अभी से आपको, आपकी टीम, आपकी फैमिली को विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी थैंक यू फॉर योर विशेस। थैंक यू फॉर हैविंग मी।